सखी सहेली सभी चलिए आप ही बोल दीजिए पहले। ठीक है। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। क्या बात है दीपा जी, हम दोनों ही बड़ी जल्दी में हैं, ऐसा लग रहा है है ना कि जब मतलब सखियों से मिलने का वक्त होता है, माइक के सामने हम बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि कितनी बातें उनसे कर ली जाए। ऐसा लगता है अगले 1 घंटे में सब दुनिया भर की बातें हो जानी चाहिए, है ना। भैया जब सखी सहेलियां बैठती हैं और बातों का जो सिलसिला जब शुरू होता है तो ऐसे ही होता है, समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय जल्दी जल्दी सरपट दौड़ता रहता है। भाई दीपा जी, दिल की बगिया के जो फूल है ना, कुछ ऐसे ही खिल जाते हैं जब सखियों संग बैठक लगती है। और जब दोस्त बहुत दिनों में मिलते हैं तब तो और ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए बता तो दिया जाए कि आज की जो बैठक है उसमें हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आकांक्षा, दूध से कई लोगों को परहेज होती है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें दूध लेने से परेशानी है। तो इस बारे में हम विचार करेंगे और जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, सखियों से भी कि उनके घर में क्या ऐसा कुछ है कि किसी को दूध से परहेज है, तो जरूर हमें लिख के बताएं। जी, साथ ही साथ चर्चा होगी परीक्षा की जो तैयारियां होती हैं इस विषय पर। भाई जब परीक्षा आती है ना तो कहीं ना कहीं भले मतलब कितनी भी तैयारी हो, लेकिन मन के किसी एक कोने में ना एक डर, परीक्षा ये जो शब्द है ये सुनते ही ना एक डर सा आता जरूर है। बिल्कुल सही कह रही हो। कितने भी हम उम्र में बड़े हो जाएं, आज भी अगर हमें परीक्षा देने जाना पड़े ना तो सच में दिल थोड़ा धड़कने तो लगेगा। भाई तो इन धड़कनों को संभाले रखिए और परीक्षा की जो तैयारियां होती हैं वो पूरे लगन से, पूरे जज्बे के साथ की जाए तो भले ही थोड़ी देर के लिए डर आएगा जरूर, लेकिन हम पर हावी नहीं होने पाएगा। तो अपने श्रोताओं से पूछते हैं ना कि उनके घर में इस समय परीक्षाओं का समय भी चल रहा है, एक दौर है, छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, परीक्षाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शुरू जरूर है। बिल्कुल। तो घरों में क्या माहौल है, और ये भी याद करके बताएं कि मतलब जब परीक्षा देने जाना होता था तो क्या दिल में धुकधुकी सी लगी रहती थी या फिर बस यूं ही बस? अच्छा, तो तुम घर के बच्चों से नहीं पूछ रहे हो, आज उनके पेरेंट्स माता पिता से पूछ रहे हो कि आपका परीक्षा का आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा, ये जानना चाहती हूं। बिल्कुल बताएं कि बस यूं ही उठे और चल दिए परीक्षा देने, आने दो, देखते हैं पेपर कैसा भी होगा, हम कर लेंगे। और साथ में आज देखो बुधवार है तो व्यंजन विधि तो हम बताएंगे ही, और साथ में आज हम मालती चौधरी, उनकी जो स्वतंत्रता सेनानी है जी, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि देखो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था आकांक्षा, तो पुरुष सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घर की दहलीज को पार कर हर संभव योगदान दिया था जी। ऐसे ही थी जिनके बारे में हमने बता रहे हैं मालती देवी चौधरी। स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ भारतीय नागरिक अधिकार के लिए भी वे लड़ती रही। उनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1904 में पूर्वी बंगाल में, और जब वे मात्र 2.5 साल की थी तब उन्होंने पिता को खो दिया। उनके पिता कुमुदनाथ सेन बैरिस्टर थे और माँ स्नेहलता सेन एक अच्छी लेखिका थी जिन्होंने जुगांजलि लिखी और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का उन्होंने अनुवाद भी किया था। मालती चौधरी के परिवार में सभी किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़े थे। 16 वर्ष की आयु में आपको शांति निकेतन भेजा गया, जहां आपको टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भर्ती किया गया। वे स्वयं कहा करती थी आकांक्षा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो शांति निकेतन में टैगोर जी से सीधा ज्ञान प्राप्त करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो शांति निकेतन में मालती चौधरी ने न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि अलग अलग कला और संस्कृतियों में भी पारंगत हुई। उन्होंने उसे जाना, उसे पढ़ा। वे टैगोर के जीवन सिद्धांत, देशभक्ति के विचार, शिक्षा और विकास पर उनकी जो सोच थी, इन सब बातों से बेहद प्रभावित थी। रविंद्रनाथ टैगोर से उन्हें एक प्यार का नाम मिला था, मीनू जी। और यही नहीं मिला, देखो हम बताते उन्हें और क्या मिला। यही शांति निकेतन में वे नाबा कृष्णा चौधरी के संपर्क में आई। वे साबरमती आश्रम से यहाँ पढ़ाई करने आए थे। दोनों ने 1927 में ब्याह कर लिया और बाद में वे उड़ीसा में बस गए।
यहाँ उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे काम किया आकांक्षा, जैसे गन्ने की बेहतर खेती के लिए किसानों की मदद करना, आसपास के गांवों में वयस्क शिक्षा शुरू करना। ये देखो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ों के लिए पढ़ाई शुरू की थी। साथ ही नमक सत्याग्रह के समय दोनों यानी मालती जी और उनके पति उनको दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जेल में दोनों ने साथी कैदियों को पढ़ाया और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। और साल 1946 में मालती चौधरी ने उड़ीसा के अंगुल में बाजीराव छात्रावास की स्थापना की और यहीं अंगुल में ही उत्कल नवजीवन मंडल की भी स्थापना की गई। बाजीराव छात्रावास का जो गठन किया गया वो इसलिए कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के जो विभिन्न जनजातियों के जो बच्चे थे उन्हें रखकर शिक्षित किया जा सके। उत्कल नवजीवन मंडल ने विशेष रूप से ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण काम किए। जी, भूदान आंदोलन के समय वे आचार्य विनोबा भावे के साथ रहीं। नोआलखी यात्रा के दौरान वे गांधी जी के साथ काफी समय तक कार्य करती रहीं। गांधी जी ने भी उन्हें स्नेह स्वरूप एक नाम दिया था, टोफनी। इन्होंने जो कृषक आंदोलन था उसका भी नेतृत्व किया, जिससे किसान थे वे साहूकार और जमीन के मालिकों के जो दुर्व्यवहार थे उससे उन किसानों को बचाया जा सके। साल 1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। वे उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी रहीं। आज़ादी के बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए जो उनका संघर्ष था वो जारी रखा। जी, और जब उनके पति नाभा कृष्णा चौधरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए तब उन्होंने प्रदेश में अलग अलग ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना बहुत सारी कई तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू की थी। आपको राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए कई पुरस्कार भी मिले। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1987 में, साथ ही साथ सन 1988 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान, टैगोर लिटरेसी अवार्ड साल 1995 में, साथ ही साथ राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा सम्मान भी उन्हें दिया गया। और साल 1997 में 93 वर्ष की आयु में आपने सदा के लिए इस दुनिया को विदा कहा और सौंप दिया नवीन भारत को अपने देशवासियों को। बिल्कुल दीपा जी, भारत की जो ये सस्य श्यामला धरती है ये वाकई में कहते हैं ना, अभिभूत हैं हम कि हमने इस धरा पे जन्म लिया। इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक तरह से अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग भाषाओं से, विविधताओं से एकदम भरा पूरा जो हमारा ये देश है, हम धन्य हैं। और जितनी अलग संस्कृतियां हैं, जैसे अगर हम खाद्य संस्कृति की बात कहें तो हर प्रांत का जो भोजन है वो अलग है और कहीं ना कहीं हर जगह की, हर राज्य की कुछ ना कुछ खासियत जरूर है। बिल्कुल, खासियत देखो इन सब चीज की है, हम बात भी उनके बारे में ही करने वाले हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि संस्कृति में आहार और भोजन और इन सब पदार्थों की, तो मुझे कहानी याद आ रही है। मैं पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ हमारे सभी श्रोताओं को। हाँ, कहानी के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं ना। बस सुनाइए आप। तो सुनिए, एक बार अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, अमूल्य पेय क्या है? सबके उत्तर थे गाय का दूध, लेकिन बिरबल का उत्तर था जल। राजा ने जब बिरबल से कहा कि सारे दरबारी तो कह रहे हैं गाय का दूध सबसे अच्छा है और तुम कह रहे हो जल, ऐसा क्यों? तो बिरबल ने कहा, महाराज आपने पूछा कि अमूल्य पेय, तो अमूल्य पेय जल ही है, क्योंकि गाय का दूध तो अमृत है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। गाय का जो दूध है उसे, हमारी जो खाद्य संस्कृति है भारत की, उसमें उसे अमृत तुल्य दर्जा दिया गया है। क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो अक्सर हमें कहा जाता है, हमारी दादी नानियाँ, मतलब जो घर के बुजुर्ग हैं, अक्सर कहते हैं कि भैया बच्चे को गाय का दूध जरूर दिया करो। बिल्कुल, शरीर पुष्ट होगा, हड्डियां मजबूत होंगी। मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसमें आहार और भोजन के पदार्थों पर कई बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं और जिसका लाभ हम जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो हम भारतीय लोग हैं, उसको हमेशा मिलता रहा है। बिल्कुल, और देखो ना, इसको पूर्ण भोजन माना जाता है दूध को, और इसका सेवन भी हम रोज जीवन में करते ही हैं। कैल्शियम का भंडार होता है, ये लैक्टिक एसिड भी होता है इसमें, और इसके सेवन से शरीर में एक हार्मोन का स्राव होता है, सेरोटोनिन।
जिससे दिमाग शांत रहता है, और कई तरह के विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आकांक्षा, दूध के फायदे देखो हमने बहुत सारे बता दिए, लेकिन इसका प्रभाव हर एक के शरीर पर अलग अलग होता है। बिल्कुल, कई लोगों को दूध पच नहीं पाता। हाँ, और आयुर्वेद भी कहता है कि अलग अलग प्रकृति की चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, और यही बात हमारे बड़े भी समझाते हैं। अब जब हम दूध की बात कर रहे हैं तो जैसे जिनका पाचन तंत्र जो है वो कमजोर है, तो उन्हें दूध पीने से पेट में भारीपन लगता है, तो दूध का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए जी। और विशेषज्ञों का भी मानना है। हमने एक शब्द सुना है जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी दूध में जो एक एंजाइम होता है लैक्टोज नाम का, वो शरीर पे विपरीत प्रभाव डालता है, जो हमारा पाचन तंत्र है उस पे विपरीत प्रभाव डालता है। तो इस वजह से भी दूध पीने से कई बार, मतलब सभी लोगों को नहीं लेकिन कई लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। बिल्कुल, और देखो कई बार डॉक्टर्स दूध पीने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि इसमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है जी। और वैसे देखो आयुर्वेदिक में तो रात को दूध पीने की सलाह देते ही हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड है, वो नींद लाने में लाभकारी होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध पचनशील नहीं हो पाता, जैसे तुमने बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो ये लैक्टोज जो है ना, मैं आप ही की बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ कि लैक्टोज दूध और दूसरे सभी डेयरी जो उत्पाद होते हैं उसमें पाए जाने वाला ये एक मुख्य मतलब एक खास तौर का शुगर है, शुगर टाइप है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उन्हें इस शुगर को पचाने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे लोगों में ज्यादातर उनकी छोटी आंत में पर्याप्त लैक्टेज नहीं बन पाता। अब ये बोलेंगे कि लैक्टेज क्या है, तो शरीर में बनने वाला ये एक एंजाइम है जो छोटी आंत में बनता है और इसी के कारण लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है वो पच नहीं पाता। बिल्कुल। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है आपको, तो भाई लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये पता कैसे चले। तो लैक्टोज युक्त पेय या भोजन लेने के बाद लगभग 2 घंटे के भीतर अगर पेट फूलना या दस्त या पेट में ऐंठन जैसी शिकायत अगर महसूस होती है तो ऐसे में लैक्टोज फ्री या लो लैक्टोज उत्पादों का हमें प्रयोग करना चाहिए, और ये आजकल बाजार में मिलते हैं। देखो आकांक्षा, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कई बारी दूध पीने के बाद बोलते हैं मेरा पेट में दर्द हो रहा है जी। तो इस बात को अनजाने में नहीं लेना चाहिए या उस बात को बिल्कुल हमें टाल नहीं देना चाहिए। बहुत जरूरी हो गया ये जान ले कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। बिल्कुल। और लैक्टोज इंटॉलरेंस की तरह ही एक और आम समस्या है आकांक्षा, वो है मिल्क एनर्जी। अब यहाँ पे डाइटिशियन कहते हैं कि दूध में अल्फा S1 कैसीन और वे प्रोटीन, ये 2 तरह के प्रोटीन होते हैं और यही प्रोटीन कई मामलों में एलर्जी का कारण बन जाते हैं। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने लग जाती है और इस वजह से भी यह एलर्जी आमतौर पे बच्चों में देखी जाती है। तो एलर्जी अलग है, लैक्टोज इंटॉलरेंस दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, डायरिया, पेट में अकड़न, रैशेज आ जाते हैं शरीर पर, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट भी फूलता है, ये सभी लक्षण हैं। तो दूध के विकल्प के तौर पर सोया मिल्क लिया जा सकता है या फिर सप्लीमेंट्स जो दूध में मौजूद सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें। लेकिन किसी भी प्रकार के विकल्प के उपयोग के लिए डॉक्टर की सलाह हमें लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा फैटी लीवर की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनको भी दूध के सेवन से बचना चाहिए। और फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर पर फैट या वसा जमा हो जाता है, तो ऐसे में लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता और दूध पचने में भारी है। इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। ऐसे लोग अगर लगातार दूध का सेवन करते हैं तो लीवर पर सूजन भी आ सकती है, जो आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। बिल्कुल दीपा जी, समृद्ध खाद्य संस्कृति से परिपूर्ण हमारा जो भारत देश है, एक तरह से कहा जाए कि हर तरफ से समृद्ध है। तो हम दूध की बात कर रहे थे। अब भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूध न पीजिए या पीना अच्छा नहीं है या अच्छा है, हम उस विषय पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम दूध से जो होने वाली एलर्जी है, जो हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में
उभर कर दिखाई दे सकती है अगर उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है तो। उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि जिन लोगों को पीलिया या अक्सर दस्त लगना, पेचिश जैसी समस्या है तो वे दूध के सेवन से परहेज करें। साथ ही कुछ ऐसे दूध के साथ लिए जाने वाले जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन न करें। मतलब दूध के साथ किन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें, भाई ये तो आयुर्वेद भी कहता है कि तली हुई चीज़ें हैं, साथ ही साथ जंक फूड है। दूध के साथ फलों का प्रयोग न करें। दूध में मौजूद जो कैल्शियम है फलों के एंजाइम्स को सोख लेता है और उन्हें जो फलों का पोषण है वो शरीर को नहीं मिल पाता। और इसी तरह से हमारी सखी हैं वो लिख के बता रही हैं हमें कि जिन लोगों को गैस की समस्या हो उन लोगों को दूध से परहेज करना चाहिए। साथ ही पथरी में भी दूध से परहेज रखना चाहिए। और मांसाहारी भोजन के साथ दूध आपको एसिडिटी, पेट में जलन, इस तरह की अवस्थाएं दे सकता है। बिल्कुल। हमारे जो श्रोता है वो ये भी कह रहे हैं कि दूध से परहेज करना चाहिए या रखना पड़ता है और किसी किसी को दूध और डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। ऐसा भी सुनने में आता है कि उम्र होने पर दूध पचाने की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। तो दूध का सेवन कब करना चाहिए? उसकी जगह मट्ठा, छाछ, पनीर या दही का सेवन करना चाहिए। बचपन से दूध मुझे भी पसंद नहीं है। आज मैं दूध का सेवन कम करती हूँ। उसकी जगह मैं डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध से बने जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करते हैं। जी, अब देखिए जैसे हमारे सखियों ने लिखा, दूध और दही का सेवन साथ में नहीं होना चाहिए। इसी तरह वे हमारे खाद्य सलाहकार जो हैं वो कहते हैं कि तरबूज के साथ भी दूध का सेवन ना लें। केले के लिए भी मनाही है, लेकिन कई लोगों को केले के साथ दूध का उपयोग पसंद आता है। खास तौर पे व्रत वगैरह के समय ना ये केले के साथ दूध तो लेते ही। अब ऐसा है आकांक्षा कि हर एक की शारीरिक संरचना पर भी निर्भर करता है ना। बिल्कुल। आपको अगर पचनशील है तो आप जरूर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं पचा पा रहा हूँ या नहीं पचा पा रही हूँ तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। बिल्कुल। और कुछ खास बातों का ध्यान रखें। खासकर हम जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर आप पास के किसी गौशाला के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ गाय या भैंस जो हैं वो संक्रमित तो नहीं। और ऐसे में दूध के ज़रिए जो कई बीमारियां हैं जैसे टीबी है, ब्रोसिलोसिस है या अन्य कोई संक्रामक रोग मानव शरीर में पहुँच सकते हैं। कच्चा दूध पीने से ये बीमारियां लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, इसलिए दूध उबाल कर ही पीना चाहिए। जी, अब देखो एक सखी ने हमें लिखा है कि दूध का स्वाद बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हल्दी वाला दूध इस पैंडेमिक में हमने पीना शुरू किया था इम्यूनिटी के लिए। हाँ, अगर दूध की बासुंदी बन जाए तो हमें वो बेहद पसंद है। तो हल्दी के दूध से पेट में जो है गर्मी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ ये गर्भाशय में संकुचन ला सकता है या रक्तस्राव या फिर गर्भाशय में ऐंठन पैदा कर सकता है। ऐसा डॉक्टरों का मानना है कि मतलब अगर आपको हल्दी वाला दूध नहीं सूट कर रहा है तो इसलिए विशेष तौर पर और साथ ही साथ डब्बाबंद दूध भी कृत्रिम आहार के तौर पर नवजात शिशु के लिए नहीं है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के आप इनका उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और डाइटिशियन कहते हैं कि वजन घटाने के लिए फुल क्रीम दूध न पिएं, और बल्कि इसके स्थान पर टोंड दूध पीने के लिए कहते हैं वे। और पैकेट बंद दूध भी रिसर्च कहते हैं कि जिस प्लास्टिक पैकेट में दूध रखा जाता है उसमें BPA, ये एक तरह का केमिकल होता है, बिस्फेनॉल A, वो सक्रिय हो जाता है जब भी ये प्लास्टिक सूरज की किरणों के सामने आता है। इसलिए ये BPA दूध में शामिल हो जाता है। तो ये पैकेट दूध से भी हमें बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर दूध आपको पच रहा है तो उसका सेवन आप करिए, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टरी सलाह आप जरूर लें। तो अब परीक्षा की भी कुछ बातें कर लें। आप तो मतलब आप ऐसे परीक्षा की तैयारी की बातें क्यों करनी है आपको? मतलब आप क्या चाहती हैं कि हम टेंशन में आ जाएं? नहीं आकांक्षा, टेंशन की क्या बात है, तैयारी अगर अच्छी होगी तो फिर एग्जाम भी अच्छा ही होगा। हाँ, ना दीपा जी, भाई जब परीक्षा के दिन आते थे और ये लगता था कि भाई परीक्षा के इस पार हम हैं और परीक्षा के उस पार है वो रिजल्ट। तो भाई वो उस रिजल्ट तक हम अच्छे से पहुंच जाएं और वो जो रिजल्ट है काफी अच्छा ही आए ताकि घर से बड़ों के डांट ना पड़े। आकांक्षा, इतना भी मत डरो ना, हमारे श्रोता और सखियों को डराओ। देखो, तैयारी सिर्फ परीक्षा की नहीं, थोड़े पहले से अगर घर के में
सारे हमारे अभिभावक जो होते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो क्यों अच्छे से परीक्षा नहीं जाएगी भाई? इतना क्या डरना और इतना क्या घबराना? हाँ, तो परीक्षा की जो तैयारी है, हमारे जो श्रोता हैं उनका भी कहना है कि एग्जाम की जो तैयारी होती थी एकेडमिक ईयर शुरू होने से ही शुरू हो जाती, और हर दिन स्कूल में या कॉलेज में जो सिखाया जाता, घर पर नियमित रूप से पढ़ाई होती, उसका रिवीजन होता, फिर टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई होती, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई होती, और फिर अंततः जब फाइनल एग्ज़ाम आती तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी नींद और अपने खाने पीने का और अपने मतलब दिमागी रूप से रिलैक्सेशन का भी पूरा ख्याल ये रखती। तो मतलब हर चीज़ में इन्होंने बैलेंस रखा, तो परीक्षा के जो दिन थे इनके आराम से निकले। मतलब वो तनाव जो एक होता है ना, तो वो नहीं आया। एक अनुभव ये आया है हमारे श्रोता का। एक श्रोता कहते हैं कि गर्मी के दिन आए नहीं और परीक्षा का डर लगने लगता है। भाई ये तो सही बात है। तो चलो, तुमने इस बात पे हामी कर दी। अब हम तो कहते हैं कि घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल रखें आप। विशेष तौर पर माताएं बहुत घबराने लग जाती हैं। बच्चे से पहले, जो छोटे बच्चों की मम्मियों की बात कर रही हूँ, हाँ। बच्चे से पहले मम्मी को सारा सिलेबस रटा हुआ रहता है, तो वो कहती है तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा, तुम्हारी ये तैयारी नहीं है, तुम्हें ये वाले लेसन को याद नहीं है, ये तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आता, जल्दी करो जल्दी करो। तो आप बच्चे का साथ दें, उसे प्रोत्साहन दें, यूं नहीं कि परीक्षा की आने वाली और आप इतना डरा दें कि बच्चा खुद भी डरे और उसे भी डरा दे, उसे उस पे न डालें। भाई बिल्कुल सही बात है। जो माता पिता या घर के जो बड़े रहते हैं, परीक्षा के दिनों में उनका एक महत्वपूर्ण, कहते हैं ना, एक भूमिका रहती है तैयारियों, बच्चों की तैयारी में। तो देखें कि बच्चे को किस विषय में तकलीफ ज्यादा हो रही है। जो कठिन विषय है या जो सब्जेक्ट हैं, उसमें से भी जो कठिन जो टॉपिक्स हैं उसे आप पहले कवर कर लें, मतलब पहले पढ़ लें, और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते चलें। लिखने से होता ये है कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी याद होती हैं और लंबे समय तक अपने स्मृति पटल पर रहती हैं। बिल्कुल। और अगर कोई युवा छात्र छात्राएं हैं तो वो टाइम टेबल के अनुसार चले, क्योंकि छोटे बच्चों को टाइम टेबल से कराना, आकांक्षा, बहुत मुश्किल है। आप कितना भी चाहें वो नहीं बैठेंगे जिस समय पे आप चाहते हैं। लेकिन बड़े जो हैं, जिनको 10वीं 12वीं या आगे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, वो अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली चलें। और विषय में बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिसमें कारण होते हैं, जैसे विज्ञान, तो उसमें हर एक कारण को भली प्रकार से आप समझ लीजिए, आसानी होगी आपको उसको समझने में। जब कारण समझ में आ जाएगा तो उत्तर अपने आप आपको मिलेगा। तो जब कारण समझ में आएगा तो उसका निवारण भी अपने आप आ जाएगा। तो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। और रात की जगह दिन में पढ़ाई करें, क्योंकि तब मस्तिष्क जो रहता है वो अधिक सक्रिय रहता है। हवादार और रोशनीदार कमरे में पढ़कर अपना अभ्यास करें। और इस समय बच्चों से ज़्यादा, जैसा आपने कहा दीपा जी, कि मम्मियाँ तनाव में दिखाई देती हैं। ऐसा ना हो कि अपने मन की चिंता आप बच्चों में डालें, तो ऐसे में होगा क्या कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से भटक जाते हैं। बिल्कुल। और आकांक्षा, जैसे तुमने बताया कि आहार हमारे संस्कृति की, समृद्ध संस्कृति की देन है, तो सुपाच्य पौष्टिक भोजन बच्चों को देना है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। घर का बना आहार ही अपने बच्चों को अभी ज्यादा दें। और युवा विद्यार्थी वो जंक फूड से अभी तो बिल्कुल दूर रहें, नॉर्मल रोज का खाना खाएं, फल लें, सूखे मेवे का सेवन करें, और चाहे तो आप मौसमी फल जो जितने भी प्रकार के हैं सब ले सकते हैं। नाश्ता भी करना चाहें, जितना भी जो खाना चाहें, घर का ही बना भोजन ले। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में, खासकर ये जो 2-3 साल हमारे निकले हैं, कोरोना काल जिसे हम कह सकते हैं, जो पढ़ाई का जो एक तरीका है पूरी तरह बदल गया है। परीक्षा देने का तरीका बदल गया है। तो अगर बच्चे ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी तैयारी पढ़ाई को लेकर तो वैसी ही होनी चाहिए जैसे आप ऑफलाइन दे रहे हैं, यानी विद्यालय में जाकर या कॉलेज में जाकर दे रहे हैं। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा कि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें समझ हो कि स्कूल द्वारा दिए गए, कभी कभी स्कूल जो है अपना ऐप दे देता है, या लैपटॉप पे या मोबाइल पे माइक कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए माता पिता को बच्चों के साथ रहना होगा। जो युवा हैं वो अपनी टाइपिंग स्पीड का ख्याल रखें। जी। और छोटे बच्चे एक जगह पर बैठकर परीक्षा नहीं दे पाते, आकांक्षा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें समझाएं, और इस आदत को डालना ही जरूरी है कि इस टाइम पर तो उन्हें 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी समय नियत हुआ हो, उतना तो उस छोटे बच्चे को बैठना ही होगा। बिल्कुल। और घर की ऐसी जगह बैठें जहाँ
थोड़ा शांत माहौल हो, और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन एग्जाम दी जा रही है तो इंटरनेट की स्पीड और नेट पैक की वैधता का पूरा ख्याल रखिए कि कहीं इंटरनेट में कोई रुकावट मतलब बीच में नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब जिस दिन परीक्षा हो उस दिन किसी भी तरह की कोई खलल नहीं होना चाहिए, वो बिना किसी रुकावट के एग्जाम दे सकें। और परीक्षा या सिलेबस से जुड़ी कोई अगर पीडीएफ फाइल दी जाती है स्कूल या कॉलेज की तरफ से, तो उसको डाउनलोड करके सेव करके पहले से ही रखें। फिर एन वक्त पे यूं ना हो कि आप प्रिंट आउट के लिए यहाँ वहाँ हम भाग रहे हैं, वो सब पहले से ही। ये तो शायद बहुत सारी हमारी माताओं ने इसका अनुभव इन दिनों में लिया होगा। और एक खास बात ये कि अगर घर पर बैठकर कोई परीक्षा दी जा रही है तो मन में ये विचार न आए कि भाई घर से ही परीक्षा दे रहे हैं, किताब तो बगल में रखी है तो उत्तर मिल जाएगा ना। चीटिंग नहीं चलेगी, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। और साथ ही साथ अगर बच्चे स्कूल में या कॉलेज में जाकर भी परीक्षा दे रहे हैं तो कोरोना काल के एक लंबे समय के बाद जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो थोड़े मतलब कहते हैं ना, एक बच्चों में एक उत्साह का माहौल माता पिता को पैदा करना है। साथ ही साथ उन्हें आत्मविश्वास से भरना पड़ेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वक्त क्या कर सकते हैं, गीत हाँ, और सबसे जरूरी बात परीक्षा के दिनों में ये भी है कि भाई तनावग्रस्त होने की बजाय थोड़ा समय बच्चे निकालें, जो उन्हें अच्छा लगता हो वो करें। ये नहीं कि परीक्षा आ गई तो मतलब कहते हैं ना कि बच्चे को एकदम से डरा दिया जाए कि दिन भर बैठ घबराने लग जाए। हाँ, जी, तो थोड़ा सा बच्चे के साथ खेलें, जो उसे पसंद है वो करें, या संगीत ही सुने। दीपा जी, तनाव भगाने का एक और भी बेहतरीन तरीका है, वो क्या है? संगीत तो सुना जाए लेकिन कुछ अच्छा खाने को मिल जाए ना तो सारा तनाव तो मन का जो बोझ है ना वो कुछ हद तक हल्का हो जाता है। ये तुम्हारा होता होगा कि खाना खाते ही तनाव छूमंतर हो जाता है। अब भाई कईयों को ये अनुभव होगा, अब किसी ने कोई बता नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलो आपका इशारा समझ रही है, समझ गए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल समझ गए। आज देखो व्यंजन विधि का दिन है तो हम लेकर आए हैं रेसिपीज। हाँ, और रेसिपीज हम जो लाए हैं, आप चूंकि देखिए मतलब जब त्योहार आने होते हैं ना तो दिमाग में खलबली सी मचने लगती है कि त्योहार वाले दिन क्या बनाया जाए। और चूंकि होली का त्योहार नजदीक है तो गुजिया ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? गुजिया बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो आज आप उसकी रेसिपी बताने वाली हैं। और हम रेसिपी लाए हैं चंद्रकला गुजिया की, तो सामग्री नोट करें। सब सखियों के साथ हम भी लिख लेते हैं। लिखिए। मैदा 250 ग्राम, मावा 100 ग्राम, बादाम का चूरा लगभग 50 ग्राम, शक्कर 5 बड़े चम्मच या स्वादानुसार, घी 50 ग्राम, केसर कुछ लच्छे, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, और तलने के लिए घी, साथ ही साथ आटा गूंथने के लिए पानी थोड़ा सा। अब जो विधि है वो ये है कि एक बाउल में मावा, बादाम पाउडर, शक्कर और इलायची पाउडर को आपस में मिला लें। अच्छा, यहाँ हम एक बात ये भी कहेंगे कि अगर आप शक्कर न मिलाना चाहें तो गुजिया जो है वो गुड़ में भी बनती है और बड़ी स्वादिष्ट लगती है जी। तो एक बड़ी थाली में मैदे में घी डालकर अच्छे से मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर आटे की तरह उसे गूंथ लें। मतलब जो आटा है वो ना सख्त होना चाहिए ना बहुत ही नरम। अब इस गूथे हुए मैदे को 15-20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर अलग रख दें। 15 मिनट बाद मैदे को निकालें और समान आकार की जो है लोइयां बना लें। उसे पूरी की तरह आपको बेल लेना है। अब एक पूरी के ऊपर थोड़ा सा जो हमने मिश्रण बनाया है खोया वो डालें और उसके ऊपर दूसरी पूरी रखकर दोनों पूरियों को आपस में हल्के हाथ से दबाएं और किनारों से उसे सील कर लेना है। घुमावदार तरीके से जो हम गुजिया को बनाते हैं, जो गुजिया की खास पहचान, बिल्कुल खास पहचान है जी। इसी तरह से बाकी जो पूरियां हैं वो भरावन भरते हुए बनाकर रख ले। फिर घी गरम करें और गैस बंद मतलब हल्का ठंडा होने पर जब वो जो घी आपने गरम किया है गैस बंद करें। फिर जब घी हल्का ठंडा हो जाए उसको दोबारा गरम करें। अब उसके बाद मध्यम आंच पर गुजिया तलने के लिए डालें। ये एक छोटा सा ट्रिक है कि पहले घी पूरा गरम कर लेना है, फिर उसे हल्का ठंडा करना है। हाँ, और फिर उसे फिर गैस चालू करके उसे फिर गरम करना है और उसके बाद गुजिया जो है उसमें डालनी है तलने के लिए, ताकि वो सुनहरा अच्छे से सुनहरा हो जा सके। तो ये है चंद्रकला गुजिया।
मुझे लग रहा है कि बना सकते हैं। पहले डर लगता था कि गुजिया के जो मुड़ाव हैं वो हमसे होगा कि नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी कभी कभी आकांक्षा ऐसे होता है कि घर में कोई सब्जी ही नहीं है और समझ नहीं आता कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो जब घर पे ज्यादा सब्जियां ना हो और थोड़ा बहुत कुछ हो, मान लीजिए शिमला मिर्ची है अगर आपके पास, और आलू प्याज टमाटर तो घर में होते ही हैं, तो एक सब्जी भी बनाई जा सकती है। गर्मियों के दिनों में ये मुसीबत अक्सर आती हर दिन आती है। ये ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए एक हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। इसमें क्या कीजिए, आप 1 कप बेसन लें, 1/4 कप कटी प्याज ले लें, 2 चम्मच बारीक कटा लहसुन ले लें, थोड़ा सा अदरक किस लें उसे चाहे तो, और 3 कटे हुए शिमला मिर्च लें, 3 कटे टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, राई, जीरा, हल्दी पाउडर, ये सब तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप घर में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, 3 बड़े चम्मच तेल, कड़ी पत्ता और हरा धनिया आपको लेना है। तो धीमी आंच पर बेसन को ड्राई रोस्ट करना है, मतलब उसमें कुछ मिलाना नहीं है। अभी आपको कढ़ाई में सिर्फ बेसन को रोस्ट कर लीजिए, उसको अब अलग निकाल के रख लीजिए। अब चाहे तो उसी कढ़ाई में तेल गरम करें, राई जीरा चटकने दें, फिर लहसुन अदरक डाल दीजिए, इसको हल्का हल्का भूनते रहना है। इसमें फिर आप डाल दो प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता भी इसी वक्त डाल दो, फिर इसको और थोड़ा सा भून लें, तब तक जब तक कि शिमला मिर्च थोड़ा नरम ना हो जाए। अब आप इसमें टमाटर डाल लीजिए, टमाटर को भी गलने दीजिए। अब बेसन डालें और बाकी बचे मसाले भी इस वक्त डाल दें। जब सब मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए ना आकांक्षा, और बेसन अच्छे से पक जाए, खास है कि बेसन अच्छे से पक जाए, तब तक आपको करछी चलाते रहना है। बहुत ज्यादा सूखा अगर होने लग गया है ये बेसन, तो थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं। देखिए, आप ये बेसन की सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी, और आप चाहे तो रोटी या पराठे के साथ भी इसका स्वाद का आप इसका आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। तो दीपा जी, जब मतलब तीखा हो गया, मीठा हो गया, मेहमान आते हैं तो अक्सर हमें सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाएं। तो ये जो हमने 2 रेसिपी बताई, इस बार हम जरूर बनाएंगे। और मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं। आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, जो आपने सब्जी की बात की, पराठे के साथ खाई जा सकती है और चपाती के साथ खाई जा सकती है। और एक जरूरी बात यह है कि जब हम गृहिणियां जब किचन में काम करती हैं, तो एक नीरस वातावरण ना हो, उसके लिए जरूरी है कि पार्श्व में यानी बैकग्राउंड में रेडियो चलता रहे और रेडियो पर मधुर गीत बजता रहे। आकांक्षा, घड़ी तो हमें कह रही है कि जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके पहले हम ये तो बताएं कि कल सखी के चौबारे में क्या होने वाला है। हम घूमने चलेंगे बीकानेर। फिर वो दिन याद करेंगे कि शादियों के दिलचस्प किस्से क्या क्या हुए और क्या क्या अनुभव हुए लोग हमारे श्रोताओं को, सखियों को, वो हमें बताएं। कल है सावित्रीबाई फूले स्मृति दिवस, तो उन्हें हम नमन करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस है, तो उसकी भी बातचीत होगी। और विश्व किडनी दिवस, तो किडनी की बीमारियों से कई लोग आजकल ग्रसित होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हर दिन कुछ नई जानकारी, कुछ नई बातों के साथ हम प्रस्तुत होते रहते हैं। और फिलहाल आज की ये जो बैठक है, इससे विदा लेते हैं। सभी सखियों और सहेलियों और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। विविध भारती।